उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनाने वाला, इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गंवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनके सिट्टे पिट्टे अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे, ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था, उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई। इंजीनियर से ले इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते।
तुम इसका कोई उपाय बताओ। अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उस पे पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ा कर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उसे मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे 2 वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को 2 वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गईं? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूँगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब